लखनऊ की सेंट्रल जेल में एक कैदी लगभग पिछले 1 डेढ़ साल से कैद था। उसकी पत्नी उसे हर हफ्ते एक खत लिखा करती थी जिसमें वो अपनी परेशानियों के बारे में बताया करती थी। तो जैसा कि जेल का नियम है, अगर कोई भी चीज़ बाहर से आए तो पहले उसे सेंसर किया जाता है और चेक किया जाता है कि उसमें कोई ऐसा सामान तो नहीं छुपा जिससे कि उस कैदी को कोई फ़ायदा हो, या फिर अगर कोई लेटर है तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी गई जो जेल प्रशासन को जानना जरूरी हो, या फिर ऐसा कोई प्लान तो नहीं जिसे पढ़कर वो कैदी वहाँ से भागने की कोशिश करे। तो सुरक्षा के मद्देनज़र उसे वहाँ का जेल प्रशासन देखता या पढ़ता है और उसके बाद ही वो चीज़ उस कैदी को दी जाती है। तो ऐसा उस हर खत के साथ होता था जो उसकी पत्नी उसे हर हफ्ते लिखा करती थी, और ये खतों का सिलसिला पिछले लगभग 1.5-2 महीनों से चल रहा था। और इस बीच 7 से 8 खत उस कैदी के पास आ चुके थे, पर उस कैदी ने उनमें से एक भी खत का जवाब नहीं दिया। और क्योंकि वहाँ का जो जेलर था उसे पता था कि इस खत में उस कैदी की पत्नी अपनी परेशानियों के बारे में बताती है, जिसके बावजूद भी वो उन खतों का जवाब नहीं देता, तो उसे ये सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक खत और आया, तो जेलर ने पहले उसे पढ़ा और सोचा कि क्यों ना आज मैं खुद ही जाकर उस कैदी को ये लेटर दूं। उसके बाद वो जेलर उस कैदी के पास गया और उसने उसे वो खत दिया और पूछा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें हर हफ्ते खत लिखती है, पर तुम उसके किसी भी खत का कोई जवाब क्यों नहीं देते। तो जो कैदी होता है वो बोलता है, ठीक है साहब, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं इस खत का जवाब जरूर भेजूंगा। उसके बाद उस कैदी ने एक लेटर लिखा और उसे अपनी पत्नी के एड्रेस पर भेज दिया। अब जैसा कि जेल का कानून है कि कोई भी चीज़ अगर बाहर से अंदर आए तो वो सेंसर होगी, उसी तरह अगर कोई भी चीज़ अंदर से बाहर जाएगी तो उसे भी सेंसर किया जाता है। तो जब वहाँ के जेलर ने उस खत को खोला और जैसे ही पढ़ा, उसके कान खड़े हो गए, और उसकी वजह थी उस खत में लिखी गई बातें। उस खत में उस कैदी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ही दिनों में बाहर आ जाऊंगा। अगर तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत है तो तुम एक काम करो, हमारा जो खेत है वहाँ जाओ। और वहाँ पे एक निशानी बताता है और कहता है कि खेत में उस जगह पर 1 हाथ अंदर गड्ढा खोदना और वहाँ पर तुम्हें एक डब्बा मिलेगा। उसमें सोने और चांदी के गहने हैं और पैसे भी है। उसे निकाल कर तुम अपना खर्चा चलाओ, तब तक मैं वापस आ ही जाऊंगा। ये बातें पढ़ते ही पूरा जेल प्रशासन हरकत में आ गया और उस कैदी के ऊपर काफ़ी सारे लूटपाट के आरोप भी थे। तो उन लोगों ने उस जगह पर छापा मारने का फैसला किया। उसके बाद लखनऊ के जेलर ने वहाँ के लोकल पुलिस से बात की और वहाँ से पुलिस लेकर सीधा उसके घर पहुँच गए और फिर वहाँ से जानकारी लेकर उसके खेत में उस बताई गई जगह पर पहुँच जाते हैं और गड्ढा खोदने लगते हैं। वहाँ 1 हाथ गड्ढा खोदा पर वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर वहीं पे दूसरी जगह खोदा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर तीसरी जगह खोदा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। और ऐसा करते करते उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और सुबह से शाम हो गई तो उन्हें लगा कि शायद ये इन्फॉर्मेशन गलत थी और अब उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो लोग वापस चले गए। फिर कुछ महीने बाद उसकी पत्नी का एक और खत आता है और उस खत में लिखा था कि थैंक यू जेलर साहब, आपने हमारा खेत जोत दिया और बहुत अच्छे से जोता, जिसकी वजह से इस बार की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। मेरे पास पैसे भी नहीं थे खेत जुतवाने के लिए, मगर आपने ये काम करके मेरी बहुत मदद की। ये सब कुछ हो पाया उस कैदी के तेज दिमाग की वजह से, और वो कैदी और कोई नहीं बल्कि नटवर लाल था। आपने ये किस्सा शायद पहले भी कभी सुना या पढ़ा होगा, मगर ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है और नटवर लाल पर ही है, और बाकायदा सारी बातें पुलिस रिकॉर्ड्स पर भी हैं। नटवर लाल का जन्म सन 1912 में बिहार में सिवान जिला के गांव जीरादेई से 2 किलोमीटर दूर बंगरा में हुआ था। जीरादेई गांव एक इंसान के लिए और मशहूर है, और वो थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म भी जीरादेई गांव में ही हुआ था। दोनों ने कुछ पाने की चाहत में एक ही स्टेशन जीरादेई से ट्रेन पकड़ी, एक देश के राष्ट्रपति बनकर संसद में पहुंचे और देश का नाम रोशन किया, और एक ने उसी संसद का सौदा कर दिया। नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और उसके पिता का नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे रेलवे में। नटवर लाल का घर आज भी उसी गांव में है, हालांकि वो टूटा फूटा है और अब खंडर हो चुका है। नटवर लाल को उस गांव में गए हुए न जाने कितने ही साल हो चुके हैं, पर आज भी उस गांव के लोग उस जगह की रखवाली करते हैं। कोई भी उस जगह पर कुछ और बनाने की कोशिश नहीं करता, और इसकी वजह है नटवर लाल के लिए उन लोगों का प्यार और इज्जत। उस गांव के लोग आज भी नटवर लाल को बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। उनके हिसाब से वो एक ऐसा इंसान था जो अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। मतलब कि एक रॉबिन हुड वाली इमेज थी उसकी उस गांव में। उन गांव वालों ने कभी उसकी बुराई नहीं की, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल 1 या 2 लोग ही उसकी अच्छाई कर रहे हो, बल्कि आप उस गांव में जितने भी लोगों से बात करेंगे
सभी उसे एक अच्छा इंसान ही बताएंगे। और अगर आप कभी वहां जाकर उसके बारे में पूछेंगे कि हमें नटवर लाल के बारे में जानना है, तो वो लोग तुरंत आपको टोक देंगे कि नहीं, नटवर लाल नहीं, मिस्टर नटवर लाल बोलिए। तो आपको लगेगा कि शायद अमिताभ बच्चन की जो पिक्चर आई थी मिस्टर नटवर लाल, उसकी वजह से ऐसा बोलते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग नटवर लाल को इज्जत देने के लिए या तो मिस्टर नटवर लाल कहते हैं या फिर मिथिलेश बाबू बोलते हैं। वहाँ के लोग बताते हैं कि उन्होंने नटवर लाल को आखिरी बार 20-25 साल पहले देखा था। उस दिन नटवर लाल 3 कारों के काफिले में उस गांव में आया था। गांव वाले बताते हैं कि उसने जो परफ्यूम लगा रखा था उसकी खुशबू मीलों तक फैली हुई थी। गांव में आने के बाद उसने बहुत बड़ा शामियाना लगवाया, पूरे गांव के लिए खाना बनवाया और उन्हें दावत दी, और जाते वक्त सबको 100-100 रुपए का एक नोट भी दिया। नटवर लाल बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। वो एक बार मैट्रिक में फेल भी हो गया था, मगर आगे चलकर उसने वकालत की पढ़ाई भी की। बचपन में उसके पड़ोस में एक आदमी था जिसका नाम था सहाय। एक बार उसने नटवर लाल को बुलाकर एक बैंक ड्राफ्ट दिया और कहा कि इसे बैंक में जमा करा दे। तो जब वो उस ड्राफ्ट को लेकर बैंक जा रहा था, उसकी नज़र सिर्फ उस साइन पर थी जो ड्राफ्ट पर किया गया था। फिर उसने उस हस्ताक्षर की नकल करने की कोशिश की, और जब उसने उसकी कॉपी की तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि असली साइन कौन से हैं। उसने एकदम हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम हस्ताक्षर किए थे। अब उसने वो ड्राफ्ट तो वहां जमा करा दिया, पर उसके बाद उसने क्या किया कि एक ड्राफ्ट बनाया और उस पर सहाय के नकली साइन करके बैंक से कुछ पैसे निकाल लिए। और जब पकड़ा नहीं गया तो उसने 2-3 बार ऐसा फिर किया और उस नकली ड्राफ्ट और हस्ताक्षर के जरिए 1000 रुपये की ठगी की। ये उसकी लाइफ का पहला क्राइम था। फिर कुछ दिनों बाद जब सहाय बैंक जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट से 1000 रुपये निकाल लिए गए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो वहाँ के कर्मचारियों से बात करता है तो वो बताते हैं कि जिसे आपने एक बार ड्राफ्ट जमा कराने के लिए भेजा था, उसी लड़के ने आपके अकाउंट से पैसे भी निकाले हैं। ये सुनकर वो गुस्से में नटवर लाल के घर पहुंचता है और उसके पिता को सारी बात बताता है। उसके बाद उसके पिता नटवर लाल की खूब पिटाई करते हैं और इस बात से वो गुस्सा होकर कोलकाता भाग जाता है, और उस वक्त वो कलकत्ता हुआ करता था। वहां पहुंचकर वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है और खर्चे के लिए एक सेठ के यहाँ काम करने लगता है। उस सेठ का नाम था केशव राम और उसका कॉटन का बिजनेस था। नटवर लाल उस सेठ के बेटे को ट्यूशन भी पढ़ाता था। एक बार नटवर लाल ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उस सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे, पर सेठ ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। तो इस बात पे नटवर लाल को बहुत गुस्सा आता है और इसका बदला लेने के लिए उसने उस सेठ को कॉटन के बिजनेस में 4.5 लाख की ठगी करी और पैसे लेकर वहां से फरार हो गया। यहाँ से उसके क्राइम का सफर शुरू हो गया था। नटवर लाल जो था उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इंग्लिश भाषा वो फराटेदार बोला करता था। वो भेष बदलने में भी बहुत माहिर था और कॉन्फिडेंस इतना कि किसी भी काम को करने में वो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं था। और जाली साइन करने में तो उसे महारत हासिल थी। वो किसी भी इंसान के नकली साइन इस तरीके से करता था कि कोई भी धोखा खा जाए। ये खूबी उसके अंदर गॉड गिफ्टेड थी। उसने अपने करियर में जितने भी क्राइम किए वो ज़्यादातर या तो नकली हस्ताक्षर करके किए या फिर नकली चेक, डिमांड ड्राफ्ट या जाली पेपर्स के थ्रू किए। 1996 में जब नटवर लाल कानपुर जेल में बंद था तो उसके पैरों में कुछ परेशानी आ गई थी। वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहा था और व्हीलचेयर से ही इधर उधर जाया करता था। उसका इलाज भी कराया गया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तो उसने कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि उसका इलाज किसी अच्छी जगह से कराया जाए। कोर्ट ने उसकी अर्जी एक्सेप्ट कर ली और उसे दिल्ली के एम्स में इलाज करवाने की इजाज़त दे दी। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 84 साल थी। उसके बाद कानपुर जेल से 3 पुलिस वाले उसे लेकर ट्रेन से दिल्ली पहुंचते हैं। फिर उसे वहां से एम्स लेकर जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। इस दौरान उसे जहां भी जाना होता था वो उसी व्हील चेयर से जाता था। वहां से इलाज कराने के बाद जब वो कानपुर की ट्रेन पकड़ने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है और उनकी ट्रेन छूट जाती है। अब उन्हें किसी तरह तो कानपुर पहुंचना था, तो उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला अगली ट्रेन की टिकट लेने चला जाता है। फिर दूसरा पुलिस वाला जो था वो ट्रेन की टाइमिंग पता करने चला जाता है। उसके बाद वहां पे बचे बस 2 लोग, एक नटवर लाल जो कि व्हील चेयर पे था और एक पुलिस वाला। थोड़ी देर बाद नटवर लाल कहता है कि मुझे चाय पीनी है, एक चाय पिला दो। पहले तो पुलिस वाला मना करता है पर नटवर लाल नहीं मानता और कहता रहता है कि मुझे बस एक चाय पिला दो। फिर पुलिस वाला सोचता है कि ये तो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा है तो यहाँ से भाग के कहाँ जाएगा, तो वो पुलिस वाला चाय लेने चला जाता है। ये बात 25 जून 1996 की है। उसके बाद जब वो चाय लेकर वहां पहुंचा, थोड़ी देर बाद दूसरा पहुंचा और फिर तीसरा, तो तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वो व्हील चेयर तो वहीं थी पर उस पर बैठा नटवर लाल गायब था। उसके बाद उन्होंने उसे खूब ढूंढा, पूरा रेलवे स्टेशन छान मारा
पर नटवरलाल का पता कहीं नहीं था। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो इंसान इतने महीनों से अपने पैरों से चल फिर भी नहीं पा रहा है, वो वहां से अचानक कैसे भाग गया। और यही नटवरलाल की चालाकी थी। उसका दिमाग इतना तेज था कि वो बड़ी ही आसानी से किसी को भी बेवकूफ़ बना देता था और अपने हिसाब से लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता था। इतने दिनों से चल फिर नहीं पाना, ये सब उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा था। नटवरलाल की 2 बीवियां थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी एक बेटी है जो कि रांची में रहती है और एक छोटा भाई है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जो कि बिहार के गोपालगंज में रहते हैं। दरअसल 2009 में नटवरलाल के वकील ने अदालत में एक अर्जी दाखिल करी कि नटवरलाल के ऊपर चल रहे 100 से भी ज्यादा केसों को अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि 25 जुलाई 2009 को नटवरलाल की मौत हो चुकी है। फिर इसकी छानबीन की गई और जब उसके छोटे भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, नटवरलाल तो 1996 में ही मर गया जब वो दिल्ली रेलवे स्टेशन से भागा था। उसके बाद वो वहां से रांची पहुंचा और एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और हमने रांची में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो उसकी मौत कब, कहां और कैसे हुई, ये बात भी कभी पुख्ता रूप से सामने नहीं आई। एक तरीके से उसने मौत को भी धोखा दिया और आज तक लोगों को ये नहीं पता कि उसकी मौत की असल वजह क्या थी और वो कब मरा। एक बार नटवरलाल सफेद खादी कुर्ता पजामा पहने बिल्कुल सरकारी अफसर की तरह तैयार होकर एक बड़ी सी गाड़ी में कनॉट प्लेस के एक वॉच शॉप में पहुंचता है। उस वक्त नारायण दत्त तिवारी फाइनेंस मिनिस्टर थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर। तो वहां पहुंचकर उस दुकान के मालिक से कहता है कि वो नारायण दत्त तिवारी यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर का पीए है और बताता है कि राजीव गांधी ने कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई है और वहां जितने भी लोग आएंगे उन्हें एक एक घड़ी गिफ्ट की जाएगी, तो आप मुझे अच्छी से अच्छी और महंगी घड़ियां दिखा दीजिए। उसकी बात सुनकर पहले तो दुकानदार को थोड़ा शक होता है, मगर फिर वो सोचता है कि इतनी घड़ियों का ऑर्डर उसे आगे कभी फिर मिले या ना। तो दुकान का मालिक उसे अपनी दुकान की सबसे महंगी और अच्छी घड़ियां दिखाता है। उसके बाद नटवरलाल उनमें से बहुत सारी घड़ियां पसंद करता है, पर उस दिन वो उन्हें लेकर नहीं जाता और कहता है कि इन घड़ियों को मैं कल लेकर जाऊंगा और वहां से चला जाता है। अगले दिन वो फिर उस दुकान पर पहुंचता है और वहां से 93 वॉचेस 93 घड़ियां पैक करवाता है और बोलता है कि आप अपना एक आदमी मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसे उन घड़ियों की कीमत का ड्राफ्ट दे दूंगा। फिर वो उस दुकान से एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर सीधा नॉर्थ ब्लॉक पहुंच जाता है जहां सारे वीवीआईपी लोग रहते हैं और एक जगह अपनी गाड़ी रोककर बकायदा अंदर जाता है और वापस आकर उसे 39,000 कुछ रुपए का ड्राफ्ट देता है। उस जमाने में जब चांदी 500 रुपए किलो हुआ करती थी। 2 दिन बाद जब दुकान का मालिक उसे बैंक में जमा कराता है तो पता चलता है कि वो फर्जी ड्राफ्ट था। ऐसा करके उसने अपने हुनर से बहुत सारे लोगों को लूटा। बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे टाटा, बिरला, अंबानी तक को नहीं छोड़ा। इन लोगों के पास भी वो कोई जरूरतमंद या समाज सेवी बनकर पहुंचता और उनसे बड़े बड़े डिमांड ड्राफ्ट और चेक लेकर वहां से फरार हो जाता। यहां तक कि उसने ताजमहल तक को बेच दिया, वो भी प्रॉपर उसके कागज बनाकर। और वो भी एक बार नहीं, पूरे 3 बार उसने ये काम किया। उसने अपने करियर में 3 बार तो ताजमहल को बेचा, 2 बार लाल किला बेचा, 1 बार संसद भवन बेचा और 1 बार राष्ट्रपति भवन को भी बेचा और लोगों ने उसे खरीद भी लिया। वो अपने आप को खरीदने वालों के सामने इस तरह पेश करता था कि वो बिल्कुल जेन्युइन पर्सन है और कॉन्फिडेंस इतना कि कोई शक भी नहीं कर सकता था। बकायदा इन प्रॉपर्टीज के सारे जाली पेपर्स बनवाता, उस टाइम की उस जमीन का रेट वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन करता और सरकारी अधिकारियों के नकली साइन करके सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार करता कि कोई भी धोखा खा जाए। बल्कि संसद भवन को तो उसने तब बेचा जब उसके अंदर कार्यवाही चल रही थी और उसने उन विधायकों के साथ ही उसे बेच दिया। 1937 में उसने रेलवे गोडाउन में पड़े लगभग 9 टन लोहे की चादर को बेचने की कोशिश की, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ तक कि उसने वैश्याओं को भी नहीं छोड़ा। वो उनके पास भी डेली जाता और उन्हें खूब सारी शराब पिलाता और फिर उनके पैसे और गहने लेकर वहां से फरार हो जाता। वो हर जगह अपने आप को अलग अलग नामों से पेश करता, कभी मिथिलेश कुमार अग्रवाल, कभी सुरेंद्र कुमार, कभी अंबिका पांडे, कभी शंकर लाल, कभी बीएन मयूर, तो कभी सीताराम आदि, और अलग अलग ही वो एड्रेस दिया करता था। एक बार तो उसने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर का एड्रेस दे दिया। ऐसे ही एक बार उसने जहाँ का एड्रेस दिया वहाँ पुलिस छापेमारी करने भी पहुंच गई और जब देखा तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का घर निकला। हालांकि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपने करियर में सिर्फ 20 साल जेल में रहा। और मैं सिर्फ 20 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर 400 से भी ज़्यादा ठगी के मामले थे और 150 से 200 के बीच उसके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, जिनमें सिर्फ 19 मामलों में फैसले आए थे, जिसमें उसे 113 साल की कैद हुई थी। 9 बार वो देश में अलग अलग जगह से गिरफ्तार हुआ,
जिनमें से सिर्फ एक बार उसे जमानत मिली जब वो पहली बार पकड़ा गया था। बाकी के 8 बार वो जेल तोड़ के भाग गया, जिनमें से एक बार वो 1942 में पटना की जेल से भागा। 1944 में वो गोरखपुर की जेल से भी भाग गया। 1947 में जब वो वाराणसी की जेल में बंद था तो उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इस दौरान उसे किसी केस की पेशी के सिलसिले में लखनऊ लेकर जाना था। तो लखनऊ से 3 पुलिस वाले आते हैं और उसे लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से उन्हें लखनऊ मेल में जाना था। स्टेशन पहुंचने के बाद उसे एक जगह पर बिठा देते हैं और उसका हाथ एक रस्सी से बंधा होता है, जिसका दूसरा छोर एक पुलिस वाले ने पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और बुखार जैसा भी लग रहा है, क्या आप मेरे लिए दवाई ला देंगे बाहर से। पुलिस वाला सोचता है कि आगे कहीं तबीयत और खराब ना हो जाए तो वो दवाई लेने चला जाता है। दूसरे पुलिस वाले से वो पानी लेने के लिए बोलता है तो वो पानी लेने चला जाता है। अब वो तीसरे पुलिस वाले से कहता है कि मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है, आप मेरे साथ चलिए। अब जब वो पुलिस वाला उसे लेकर जाने लगा तो आगे आगे नटवरलाल और पीछे पीछे उसके हाथ से बंधी रस्सी का एक सिरा पकड़े वो पुलिस वाला। अब भीड़ में जैसे ही नटवरलाल घुसा, उसके हाथ से कब रस्सी खुली और कब वो उस भीड़ में गायब हो गया कुछ पता ही नहीं चला और वो पुलिस वाला उसे ढूंढता रह गया। पर वो तो नटवरलाल था, अब वो थोड़ी ना इतनी जल्दी मिलने वाला। तो इतनी चालाकी और तेजी थी उसमें कि वो पुलिस वाले के सामने से गायब हो गया और उसे पता तक नहीं चला। उसके बाद 20 जुलाई 1956 को उसे मेरठ से पकड़ा गया और लखनऊ जेल भेज दिया गया, मगर वो वहां से भी भाग गया। वहां के तो पुलिस वालों ने ही उसे भगाने में मदद की। जेल के 11 पुलिस वालों को उसने अपने साथ मिला लिया और उन पुलिस वालों ने उसे पुलिस की वर्दी ला कर दी, जिसे वो बड़ी ही शान से पहनकर गेट के पहरेदारों से सलामी ठुकवाता हुआ जेल से बाहर निकला। उसने उन 11 पुलिस वालों को 5 लाख रुपए देने का वादा भी किया था, जो कि उसने दिया भी। पर जब पुलिस वालों ने उस बैग को खोला तो उसमें सिर्फ नकली नोट भरे थे। नटवरलाल जो था वो बातें करने में भी बहुत हाजिर जवाब था। उससे कोई भी सवाल पूछा जाए जवाब उसके पास पहले से ही तैयार होता था। कानपुर की अदालत में एक बार उसकी पेशी थी। जज ने जब उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो नटवरलाल जज से बोला कि आपके पास 1 रुपये हैं। तो जज ने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि आपके पास 1 रुपये है तो दीजिए, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। फिर जज उसे 1 रुपये देता है और नटवरलाल उसे लेकर अपनी जेब में रख लेता है और बोलता है कि बस जज साहब, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं लूटता और ना ही उससे छीनता हूँ। मैं तो बस उनसे जो मांगता हूँ वो खुद ब खुद मुझे दे देते हैं, जैसा कि आपने दिया। उसकी बात सुनकर कोर्ट में जितने भी लोग थे सब हंसने लगे और वो जज भी मुस्कुराने लगा। एक बार जब वो वाराणसी की जेल में बंद था तो उसका इंटरव्यू किया गया। उससे जब पूछा गया कि आप इस बार कैसे पकड़े गए, तो वो था बहुत ही हाजिर जवाब और उसने उसी अंदाज में उसका जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस था, मुझे लगा कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, पर भगवान की यही इच्छा थी इस बार और शायद इसलिए मैं पकड़ा गया। तो उसने पूछा कि क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो वो बोला कि हाँ बिल्कुल, मुझे भगवान में विश्वास है। मैं जब भी किसी मुसीबत में होता हूँ तो मैं भगवान को याद करता हूँ और भगवान स्वयं मेरे सामने प्रकट होते हैं और मेरी मदद करते हैं। फिर उसने पूछा कि आप जेल से कैसे भागते हैं, तो उसने कहा कि मैं जेल से कभी भागता नहीं हूँ, पुलिस वाले खुद मुझे भगाते हैं, मेरे लिए खुद गेट खोलते हैं और कहते हैं जाओ। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या आपको पता है कि आपके ऊपर एक फिल्म बन रही है, तो नटवरलाल बोलता है कि हाँ मुझे पता है। फिर वो पूछता है कि क्या आप उस फिल्म को देखेंगे, तो नटवरलाल कहता है कि मैं क्यों देखूंगा इस फिल्म को, जब फिल्म का असली हीरो मैं खुद ही हूँ। पर हाँ, मैं इस फिल्म पे मानहानि का केस जरूर दायर करूंगा। और उसने ये भी बताया कि अगर सरकार मेरा इस्तेमाल करे तो मैं विदेशी जितने भी कर्जे हैं उसको अपने इस हुनर से उतार दूंगा और भारत सरकार को सारे कर्जों से मुक्त कर दूंगा। उसके बाद जब उसका यह इंटरव्यू और उसकी कहानी अखबार में छपी तो पूरा हिंदुस्तान उसे जानने लग गया और कई कहानियों और किस्सों में उसका नाम लिया जाने लगा। पर आज भी ये एक पहेली बनी हुई है कि नटवरलाल की मौत कब, कहाँ और कैसे हुई। जैसा कि वक्त वक्त पे अलग अलग बातें सामने आई पर कोई पुख्ता सबूत नहीं आया और पुलिस रिकॉर्ड्स में भी यही है कि उसे आखिरी बार 1996 में देखा गया था जब वो दिल्ली में रेलवे स्टेशन से भागा था। तब उसकी उम्र 84 साल थी और आज 2020 चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो इस दुनिया में नहीं होगा और अगर होगा तो उसकी उम्र 108 साल होगी, जो कि मुमकिन नहीं लगता। पर एक ऐसा इंसान जिसके पास इतना तेज दिमाग था, उसने उसका इस्तेमाल गलत काम में किया। अगर वो उसी दिमाग का इस्तेमाल अच्छे काम में करता तो शायद आज वो कहीं और होता। आज की कहानी में बस इतना ही।